नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में अम्ल और क्षारक की कुछ बेसिक बातें जानी। हमने जाना स्वाद के आधार पर हम अम्ल और क्षारक को कैसे पहचान सकते हैं, साथ ही हमने जाना गंध के आधार पर और रंग के आधार पर हम अम्ल और क्षारक को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म का तात्पर्य है, जैसे अम्ल अगर क्षारक के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है। जैसे अम्ल ने अगर क्षारक के साथ अपक्रिया की तो लवण प्लस जल बनेगा, और वहीं अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ऐसे हम देखेंगे, अगर अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कर दे तो क्या होगा, अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया कर दे तो क्या होगा, अम्ल धातु के साथ अपक्रिया कर दे तो क्या होगा। ये सब हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अगर क्षारक धातु के साथ अपक्रिया कर दे तो क्या होगा, अगर क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया कर दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो आप लिखेंगे इधर अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म मैंने आपको बताया, जैसे अम्ल अगर धातु के साथ अपक्रिया कर दे तो क्या बनाएगा, अगर अम्ल धातु के साथ अपक्रिया कर दे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आप लिखेंगे, जैसे अम्ल की अपक्रिया अगर धातु के साथ करा दी जाए तो क्या होगा, तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऐसे ही अगर अम्ल की अपक्रिया क्षारक के साथ करा दी जाए तो क्या होगा, अगर अम्ल की अपक्रिया क्षारक के साथ करा दी जाए तो वहां लवण प्लस जल बनता है। तो यहां क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। आगे अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा, अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर अपक्रिया करे तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। अम्ल अगर धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। अगर अम्ल धातु सल्फाइड के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है। तो ये सब चीज आप एक बार और दोबारा से देखिए, अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यही अम्ल की बात की जाए, अम्ल धातु सल्फाइड के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, तब अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अम्ल की अपक्रिया अगर क्षारक के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा। उस टाइम के लिए ये बेनिफिट रहेगा, उस टाइम के लिए ये एकदम सही है आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए अम्ल अगर क्षारक के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए लवण प्लस जल बनाएगा। कभी कभी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम यही बात करें क्षारकों की, तो क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म आप हेडिंग डालेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। जैसे हमने अम्लों के बारे में पढ़ा, अम्ल अगर धातु के साथ अपक्रिया कर दे तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। सेम वैसे ही अगर क्षारकों की अपक्रिया क्षारक की अपक्रिया अगर धातु के साथ कर दी जाए तो भी क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर क्षारक की अपक्रिया धातु के साथ कर दी जाए तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर क्षारक की अपक्रिया अम्ल के साथ कर दी जाए
तो भी क्या बनेगी, लवण प्लस जल बनेगा। अगर क्षारक की अभिक्रिया लवण के साथ करा दी जाए तो अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर क्षारक की अभिक्रिया लवण के साथ करा दी जाती है तो अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। यही बात करें, क्षारक की अभिक्रिया अगर अधातु ऑक्साइड से करा दी जाए, क्षारक की अभिक्रिया अगर अधातु ऑक्साइड से करा दी जाए तो लवण प्लस जल बनेगा। तो आप इनको नोट कीजिए या यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे और इनको एक एक करके अच्छे तरीके से अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करा दी जाए तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, आइए देखते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। पहला है आपका अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप देख सकते हैं, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अच्छा, आपको एक नोट यहां लिखना है, नोट आपको इधर लिखना है, यह अभिक्रिया सभी धातुओं पर या सभी धातुओं में संभव नहीं है। लेकिन सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया हो यह संभव नहीं है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। कुछ धातुओं के साथ संभव है और जिन धातुओं के साथ संभव है वहां पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहते हैं अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु के साथ करा दी जाए तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दी जाए तो जिंक सल्फेट बनेगा और इधर हाइड्रोजन गैस बनेगी। आप देख सकते हैं ये आयरन है, आयरन की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दी जाए तो यहां आयरन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। आप चाहो तो इनके नाम लिख सकते हो, जैसे ये हो गया जिंक, इनके भौतिक अवस्था भी लिख सकते हो, ये सॉलिड है, ठोस है, जिंक हो गया, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। यहां लिख सकते हो AQ, और इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें मिल जाएगा इधर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ऐसे आप इधर लिख सकते हो, ये आयरन है, ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब आयरन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हो जाए तो यहां बनेगा आयरन सल्फेट और यहां पर ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इधर भी आप ये गैस कर सकते हो, इधर AQ आ जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा आपका S आ जाएगा, AQ आ जाएगा, इधर भी आपका AQ आ जाएगा, इधर भी आपका गैस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु के साथ करा दी जाए तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। आपको बस एक बात याद रखनी है कि यह अभिक्रिया सभी धातुओं में संभव नहीं है। कुछ धातु हैं जिनमें संभव है, वहां पर अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जहां संभव है और जहां संभव नहीं है वहां अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो आप यहां तक नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अगला है आपका अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाए तो क्या होगा। अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाते हैं। यानी आप देख सकते हैं अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बना। तो आप देख सकते हैं जैसे अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराई जा रही है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, आप लिख सकते हैं ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर HCl यानी अम्ल के साथ कराई जा रही है या अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जा रही है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, सोडियम कार्बोनेट। यानी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, धातु कार्बोनेट के साथ हो रही है। तो हमारे पास क्या बनेगा NaCl, इसे बोलते हैं हम लवण।
ये बन जाएगा आपका लवण, और ये आपका हो गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपके पास क्या हो जाएगा, जल, यानी H2O क्या हो जाएगा, ये जल हो जाएगा। आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया यानी अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जा रही है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जा रही है। आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होना कि इधर मैंने अम्ल लिखा है, इधर मैंने धातु कार्बोनेट लिखा है, और नीचे मैंने इधर सोडियम कार्बोनेट लिख दिया है, इधर मैंने अम्ल लिख दिया है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो इन दोनों की अपक्रिया है। आप चाहे इसे इधर लिख सकते हैं, चाहे आप इसे इधर लिख सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और अम्ल की अपक्रिया कराने पर हमें लवण मिला NaCl सोडियम क्लोराइड के रूप में, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया H2O। ऐसे ही आगे अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर, आगे देख सकते हैं अम्ल की अपक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर हमें वही मिलेगा जो हमें धातु कार्बोनेट के साथ मिल रहा था। तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और जल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इधर क्या हो गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, यानी इसे हम बोलते हैं लवण बोलते हैं, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर उसके बाद आएगा आपका जल। तो आप यहां देख सकते हैं जैसे ही मैंने अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई, तो मुझे क्या मिला, NaCl, यानी इसी को लवण बोल देते हैं। ये हो गया मेरा सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड यानी जल हमको मिल जाता है। आपको यहां तक समझ में आया होगा, आप यहां तक नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपका अम्ल की क्षारकों के साथ अपक्रिया, यानी अम्ल क्षारकों से अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं अम्ल जैसे क्षारकों के साथ अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर लें तो क्या बनाते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O हाइड्रोक्साइड यानी जल बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा H2O यानी जल हो जाएगा। तो आप इनका नाम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। क्या है ये, क्षारक है, आप लिख सकते हैं ये क्या है, एक क्षारक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा क्या हो जाता है, ये अम्ल हो जाता है। यानी क्षारक और अम्ल की अपक्रिया कराने के बाद हमें क्या मिलता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और आपका बनता है इधर H2O हाइड्रोक्साइड यानी जल। आपको इधर क्या लिख सकते हो, जल लिख सकते हो। जैसे अम्ल की अपक्रिया क्षारक के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लवण, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। अगला आप देख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, यानी जैसी एसिड की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड ये क्या बन जाता है, हमारा लवण बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, और हमारा जल इधर आएगा। आप इस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें या लिखें। फटाफट चलते हैं आगे और देखते हैं आगे आपका अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। तो आप देख सकते हैं अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यही अपक्रिया हमने पीछे भी पढ़ी थी, जब अम्ल क्षारक के साथ अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करने पर भी लवण और जल बना रहे हैं। ऐसा क्यों, इसलिए कि जो धातु ऑक्साइड है, जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय। जो धातु ऑक्साइड है आपका, ये धातु ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्षारीय होता है। इसलिए यहां पर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया अगर हम किसके साथ करा दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दें तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, जो कि ये क्या रहेगा, लवण रहेगा,
और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। ये जाएगा कॉपर क्लोराइड और आगे क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। आगे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक अम्ल का, तो नाइट्रिक अम्ल से अगर सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दी जाए तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट और यह आपका हो जाएगा जल। तो आप देख सकते हैं जैसे ही नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, सोडियम ऑक्साइड के साथ यानी धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया हो रही है, तो लवण, ये क्या है, एक लवण है, सोडियम नाइट्रेट क्या है, एक लवण है, और उसके बाद क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां भी लवण और जल बन रहा है, यहां भी आपका क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। और क्यों बन रहा है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से क्यों बन रहा है, क्योंकि जो धातु ऑक्साइड है इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए यहां पर लवण और जल बन रहा है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर। आप यहां तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। हमने अम्लों के रासायनिक गुण धर्म के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले मैंने आपको जब अम्ल और क्षारक दोनों के रासायनिक गुण बताए थे तब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा। अगर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करा दी जाए तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आप लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। इसमें भी हम देखेंगे अगर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ, इसमें देखेंगे हम अगर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करा दी जाए तो क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ हो रही है तो वहां लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं क्षारक की अभिक्रिया धातु से कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप यहां देख सकते हैं अगर क्षारक की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करा दी जाए तो क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसके उदाहरण देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के इधर क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया एक क्षारक। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम क्या करा रहे हैं, जिंक के साथ करा रहे हैं। जिंक क्या है, धातु है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराने पर सोडियम जिंकेंट हमें प्राप्त होता है, जो कि क्या हो जाता है, लवण हो जाता है, और हमको लास्ट में क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। चाहो तो आप इनके नाम लिख सकते हो। ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर आपका ये हो जाएगा जिंक, और इसे बोलते हैं हम सोडियम जिंकेंट। ये सोडियम जिंकेंट का फॉर्मूला है, और ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराने पर सोडियम जिंकेंट और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो जाती है। आगे हम देखते हैं क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ हो गई। अगर क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ हो जाए, हमने पीछे पढ़ा था अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ होती है तो लवण और जल बनता है। ऐसे ही इधर अगर क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दी जाए तो क्या होगा,
क्षारक की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करा रहे हैं तो वहां भी क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। आप यहां नोट करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्षारक की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करा रहे हैं तो यहां पर लवण और जल का निर्माण हो जाएगा। आप उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। ये वाला यहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा अम्ल हो जाएगा। अगर क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दी जाए तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के रूप में हमें लवण प्राप्त हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड यानी जल ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहां तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ।